आज हम पढ़ेंगे एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज। एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो हमारे पास लिवर में होता है। क्योंकि हम क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसका हमने पहला पार्ट कर लिया था, उसकी मैंने वीडियो भी बना ली है, वो आप देख सकते हैं। इस तरह अब ये दूसरी वीडियो हम बना रहे हैं। एस्पार्टेट अमीनो जो हमारे पास ट्रांसफेरेज है, एक ख़ास किस्म का एंजाइम है हमारे पास, जो कि मौजूद होता है लिवर में। इसको एलएफटीज़ में भी शुमार किया जाता है, लिवर फंक्शन टेस्ट में भी। अगर आपने लिवर फंक्शन टेस्ट को पढ़ना होता है तो ये एंजाइम बहुत ज़्यादा अहम है। इसका ये लिवर के अलावा ये और भी बहुत सी जगहों पर मौजूद होता है, इसलिए ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक में आता है। लेकिन फिर भी हम ऑब्स्ट्रक्शन के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए इसको एवेलुएट कर रहे होते हैं डायग्नोसिस में। इट इज़ कॉमनली रेफर्ड एज ट्रांसमिनेजेस। ठीक है, इसको हम कॉमनली इसको क्या कहते हैं, ट्रांसमिनेजेस कहते हैं। ट्रांसमिनेजेस असल में ये है ना कि जो क्लास है ट्रांसफेरेजेस की, इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं ख़ास किस्म अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसको ट्रांसफेरेजेस कहा जाता है। इट इज़ commonly referred to as transminases and involved in transfer of amino group between aspartate and alpha keto acid। ये आप देख रहे हैं, अगर आप माउस की कर्सर की तरफ देखें, एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट को जब आप इकट्ठा करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो एस्पार्टेट के साथ एक अमाइनो ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट की तरफ, और हमारे पास क्या बन जाता है, ऑक्सीलो एसीटेट प्लस ग्लूटामेट। ऑक्सीलो एसीटेट तो आप जानते ही हैं कि ये आपके पास क्रिप साइकिल में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। इसकी जो आपके पास ओल्डर टर्मिनोलॉजी है वो आजकल भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। अब तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी यूज़ हो रही है। तो उसमें आपके पास है ग्लूटामिक ऑक्सीलो एसिटिक ट्रांसमिनेज, SGOT या गोट इसको कहते हैं। तो एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज को हम क्या कहते हैं, SGOT, और आपके पास इसको गोट भी कह सकते हैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलो एसिटिक ट्रांसमिनेजेस। टिश्यू सोर्स मतलब यह है कि कहाँ पर पाया जाता है आपके पास ये। तो एसटी आपके पास ज़्यादातर ह्यूमन टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। जो उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन है इसकी, वो कहाँ पर पाई जाती है, वो आपके पास कार्डियक टिश्यू में, लिवर में, स्केलेटल मसल में, यहाँ पर आपके पास पाया जाता है। और थोड़ा बहुत आपके पास किडनी में, पेंक्रियाज में और एरिथ्रोसाइट में भी पाया जाता है। अब ये नहीं है कि आपका ALT हाई है, ST हाई है तो बस आप कहें सिर्फ ST हाई है तो आप कहें कि भाई मैं तो कोई लीवर डिजीज़ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ST हाई होगा तो आपको लीवर डिजीज़ होगा, शायद आपके पास कहीं कार्डियक डिजीज़ भी हो सकता है। इसके लिए फिर आप डिफरेंट टेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह रहे हैं कि आपके पास लीवर में आपके पास ST है और कार्डियक में भी आपके पास ST है, ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ST हाई है और आपके पास लीवर के सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपके पास जो लीवर के टेस्ट आपके पास हो रहे हैं, ALT हो गया है और भी बहुत से हो गए हैं, SGPT हो गया है, ठीक है, ये सारे आपके पास नॉर्मल है और सिर्फ आपके पास ST हाई आ रहा है, ठीक है। तो आप ST को क्या करेंगे, आप फिर उसके लिए दूसरे टेस्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें से CK करेंगे, जो क्रिएटिनिन काइनेज एक टेस्ट है हार्ट के लिए, आप वो टेस्ट करेंगे। अगर वो भी आपके पास हाई आ रहा है तो इसका मतलब ये है जो आपके पास ST आ रहा है सीरम में, वो कार्डियक की तरफ से आ रहा है, ना कि लीवर की तरफ से। तो इस तरह बहुत सी इंटरप्रिटेशन है, वो पे आप साथ साथ करते हैं इसके साथ साथ। तो ये आप किसके क्या हैं, ST के टिश्यू सोर्सेज हैं। ये आपके पास कार्डियक टिश्यू में, लिवर में और स्केलेटल मसल में भी आपके पास हाई है। इसका जो एक और सबसे अहम चीज़ है वो है आपके पास इसकी हेमोलिसिस। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन एरिथ्रोसाइट्स। अगर आपके पास ST ज़्यादा आ रहा है एक सैंपल में, ठीक है, आप सबसे पहले इसमें चेक करें कहीं हेमोलिसिस तो नहीं हुई, कहीं रेड ब्लड सेल तो नहीं टूटे उसमें। अगर रेड ब्लड सेल टूटे हैं तो फिर तो ज़रूर आपके पास ये ST हाई आएगी। तो ऐसे सैंपल जिसमें आपके पास रेड ब्लड सेल टूटे हुए हों, ठीक है, तो उसमें आपके पास ST हाई आएगी।
अपने माइक काइंडली ज़रा बंद रखा करें। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, डायग्नोस्टिक के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है एएसटी की, क्यों हम ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको अब पढ़ते हैं। द क्लिनिकल यूज़ ऑफ एएसटी इज़ लिमिटेड मेनली टू द इवैल्यूएशन ऑफ हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर एंड स्केलेटल मसल इन्वॉल्वमेंट। वैसे तो क्लिनिकल यूज़ के लिए हम इसको हेपेटोसेलुलर के साथ ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर्स मतलब आपके पास जो लिवर में, हेपेटो मीन लिवर, सेलुलर मतलब सेल्स, डिसऑर्डर मतलब इसमें मसले जो आते हैं, जो आपके पास लिवर के सेल्स में जो आपके पास मसले आते हैं उनमें आपके पास एएसटी हाई होता है। इसके अलावा आपके पास स्केलेटन मसल में भी आपके पास अगर कोई मसला आ रहा होता है तो भी आपके पास ये हाई आ रहा होता है। इन एएमआई आपके पास एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक ख़ास किस्म का हार्ट अटैक है जिसमें आपके पास ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही होती हार्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोरोनरी आर्टरी जो होती है, जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, वो आपके पास ब्लॉकेज हो गई होती है वहाँ पर। जबकि आपके पास जब ब्लॉकेज हो जाए तो उसके बाद आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट को नहीं जाती, जिसकी वजह से आपके पास एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है और इसको हम एएमआई भी कहते हैं। तो एएमआई वाली कंडीशन में एएसटी सबसे पहले क्या होगा, राइज होगा 6 to 8 आवर्स, ठीक है। फिर आपके पास पीक पे चला जाएगा 24 आवर्स और जनरली रिटर्न कर जाएगा नॉर्मल को विदिन 5 डेज। अपने माइक बंद कर लें। अच्छा, however, because of wide tissue distribution, AST level are not useful in diagnosing of AMI। और क्योंकि AST आपके पास लीवर में भी है, आपके पास स्केलेटन में भी है, आपके पास हार्ट में भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर जगह उसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है कि बस आपको सिर्फ AST हाई है तो ये आपके पास AMI ही काज करेगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास लीवर भी, वही मेरी बात पुरानी आ गई है कि आपके पास लीवर डिसऑर्डर में भी आपके पास हाई आ सकती है, एएमआई में भी आपके पास हाई आ सकती है। तो इन जैसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये इतना यूज़फुल टूल नहीं है क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक हो गया है। इसलिए जब एक एंजाइम एक जगह पाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एएलटी है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, आपके पास एक जगह पाया जा रहा है लिवर में, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है एज़ कम्पेयर टू एएसटी। अगर आपके पास एएलटी हाई आएगी तो आप ज़रूर जान जाएंगे कि आपके पास लिवर में मसला आ रहा है। फॉलोइंग कंजस्टिव हार्ट फेलियर एएसटी लेवल में भी इंक्रीज्ड। और आपके पास अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हार्ट के वाल्व्स हैं वो कमज़ोर पड़ गए हैं और जिसकी वजह से वो ब्लड को अच्छी तरह पंप नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा खून पीछे जमा हो जाता है हार्ट के पीछे, क्योंकि हार्ट उसको पंप नहीं कर सकता। जब वो पंप नहीं कर सकता तो फिर उसके बाद हार्ट फेलियर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपके पास एएसटी क्या होता है, हाई होता है। एएसटी लेवल्स आर हाईएस्ट इन एक्यूट हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर एंड वायरल हेपेटाइटिस लेवल में रीच 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल। और आपके पास जो एएसटी है वो ज़्यादातर आपके पास एक्यूट हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर में भी आपके पास हाई आ सकता है, और जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस डी, तो इन सारों में आपके पास क्या होता है, ये 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। Skeletal muscle disorders such as muscle dystrophies and inflammatory condition also cause increase in AST level। और आपके पास अगर मसल्स डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज से मतलब ये है कि आपका जो मसल है वो गेन नहीं हो रहा होता, बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, जेनेटिकल होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो जीन्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं वो प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मसल जो होते हैं वो सारे प्रोटीन की वजह से बिल्डअप हो रहे होते हैं। अब जो प्रोटीन ही नहीं है तो आपके पास मसल के बीमारियां पड़ जाती हैं, और बीमारियां क्या होती है, आपकी मसल कमज़ोर पड़ जाते हैं ज़्यादातर।
AST exists as two enzyme fractions located in cell cytoplasm and mitochondria. AST आपके पास दो तरीक़ों से पाया जाता है, दो फ्रैक्शन में पाया जाता है, मतलब दो एसो एंजाइम में पाया जाता है। एसो एंजाइम वो एंजाइम जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करे, ठीक है। अब दो आपके पास एसो एंजाइम है इसके, एक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जो इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन होती है एसटी की में बी 7000 टाइम हायर देन एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन, और ज़्यादातर ये आपके पास जो एसटी है वो सेल के अंदर पाया जाता है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन। द साइटोप्लाज्मिक आइसो एंजाइम इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म अकरिंग इन सीरम, और जो साइटोप्लाज्मिक आइसो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर पाए जाते हैं सीरम में। लेकिन अगर आपके पास डिसऑर्डर हो जाए, किस तरह का डिसऑर्डर, सेलुलर नेक्रोसिस, आपके पास सेल टूटने लग जाए, तो फिर आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म होता है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास क्या होता है, सेल के अंदर होता है। जब आपके पास सेल टूटता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जितने भी एसटी होते हैं वो सारा का सारा आपके पास सीरे में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको फिर चेक करेंगे तो आपके पास माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म ज़्यादा आएगा। तो आप इसे अंदाज़ा भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसके अंदर हेमोलिसिस हो गई है और आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें कौन सी हेमोलिसिस हुई है, ठीक है। तो आप फिर इसमें दोनों में से आपने क्या करना होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पे आपने चेक करना होगा कि कौन सा आइसो एंजाइम ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आइसो एंजाइम ज़्यादा है तो फिर आपके पास क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास हेमोलिसिस हुई है, आपके पास सेल टूटे हुए हैं। अगर सेल टूटे हुए हैं तो आपके पास क्या आ रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म ज़्यादा आ रहा होगा। Source of error: hemolysis should be avoided because it can dramatically increase serum AST concentration. और आपने हेमोलिसिस से दूर रहना है। हेमोलिसिस इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अगर आपके पास हेमोलिसिस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, आरबीसी का, और AST कंसंट्रेशन आपके पास आरबीसी में ज़्यादा है। जब आपके पास हेमोलिसिस होगी तो AST सबसे ज़्यादा क्या पे आएगा, आपके पास सीरम में आएगा, और जिसकी वजह से आपके पास एलिवेटेड लेवल्स होंगे AST के। AST एक्टिविटी स्टेबल इन सीरम फॉर 3 to 4 days एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर, और अगर आप एक सैंपल लेंगे AST का और उसको फ्रिज में अंदर रखेंगे तो 3 से 4 दिन तक आप क्या होगा, आपके पास वो स्टेबल होगा। रेफरेंस रेंज इसकी क्या है, रेफरेंस रेंज इसकी AST की है 525 यूनिट पर लीटर आपके पास। ये आपके पास क्या है, इसकी रेफरेंस रेंज है। हर लेबॉर्ट्री की अपने लिहाज से रेफरेंस रेंजेस होती हैं। अगर आप अमेरिका जाएंगे वहाँ के रेफरेंस रेंज उसकी यूनिट्स अलग होंगे। अगर आप पाकिस्तान में दूसरी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराएंगे तो उसके अपने रेफरेंस रेंज होंगे। ये डिपेंड करता है किट्स पर, आप कौन सी किट्स आप यूज़ कर रहे हैं लैब में। इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं यहाँ पर। एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेसेस, एलेनिन जो आपके पास LT भी कहता है, ये भी एक ख़ास किस्म का ट्रांसफेरेसेस है विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी सिमिलर टू AST। और अच्छा, तो LT भी आपके पास क्या है, स्पेसिफिकली एंजाइमेटिकली एक्टिविटी जो इसकी है वो AST की तरह ही है। Specifically, it catalyzed transfer of amino group from alanine to alpha-glutarate with the formation of glutamate and pyruvate। और ये आपके पास क्या होता है, यही भी आपके पास ट्रांसफ़र करता है अमाइनो ग्रुप को एलानिन से अल्फा ग्लूटामेट की तरफ, और आपके पास क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है और आपके पास पायरुवेट बनता है। इसकी जो ओल्डर टर्मिनोलॉजी है वो आपके पास ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमीनेज आपके पास है। इसकी जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी है वो है ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमीनेज, SGPT भी इसको कहते हैं।
सोर्स ऑफ टिश्यू सोर्स क्या है? एलटी आपके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है मेन टिश्यूज़ में विद कंपेरेटली हाई कंसनट्रेशन इन लीवर। बहुत ज़्यादा जो इसकी कंसनट्रेशन है वो लीवर में पाई जाती है। मोर स्पेसिफिक लीवर स्पेसिफिक ज़्यादा है ये एंजाइम। ठीक है, डायग्नोसिस इसकी क्या है? इसकी डायग्नोसिस मेनली इवेल्यूएशन ऑफ हेपेटिक डिसऑर्डर्स, और ज़्यादातर ये आपके पास जितने भी लीवर के डिजीज़ हैं उसमें आपके पास ये हाई आ रहा होता है, और आपके पास हायर एलिवेशन आर फाउंड इन हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर्स, और जितने भी लीवर की डिजीज़ हैं उनमें आपके पास ये हाई आएगा। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लीवर एलटी एलिवेशंस आर फ्रीक्वेंटली हायर देन दोज ऑफ AST and tend to remain elevated longer as a result of longer half-life of ALT in serum। और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आपके पास लीवर की तो ये आपके पास हाई आ रहा होगा एज़ कम्पेयर टू AST, और ये एलिवेटेड होगा, रिमेन एलिवेटेड होगा, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एंजाइम्स। तो ये आपके पास 60 to 24 आवर ज़्यादा ज़िंदा रहता है। कार्डियक टिश्यूज़ कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ALT एक्टिविटी, और जो कार्डियक टिश्यूज़ होते हैं आपके पास उसमें आपके पास ALT की एक्टिविटी कम होती है कि वहाँ थोड़ा मकदार में ये पाया जाता है। द सीरम लेवल यूजुअली रिमेन नॉर्मल इन AMI, और जो आपके पास जो ALT का जो लेवल होता है वो AMI में नॉर्मल होता है। अगर आपके पास लिवर डैमेज हो जाए तो आपके पास ये ALT हाई आएगा। और ALT को आप बहुत से पैरामीटर्स के साथ, बहुत से डिफरेंट टेस्ट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को मालूम करने के लिए। अगर आपके पास AST हाई आ रहा है तो आप ALT भी उसके साथ कर लें। अगर आप जब ALT भी आपके पास हाई आ रहा है और AST भी हाई आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास लिवर डिजीज़ है। लेकिन आपने AST के साथ ALT भी कर लिया है और आपके पास सिर्फ AST हाई आ रहा है और ALT आपके पास नॉर्मल है, तो आपके पास ये फिर कार्डियक की तरफ इशारा देगा या आपके पास मस्कुलर की तरफ, डिस्ट्रॉफीज की तरफ ये आपके पास इशारा दे रहा होगा। सोर्स ऑफ एरर क्या है आपके पास? LT इज स्टेबल फॉर 3 to 4 days एट 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करेंगे तो ये आपके पास स्टेबल है 3 to 4 days के लिए, और इट इज़ रिलेटिवली अनइफेक्टेड बाय हेमोलिसिस, और ये सेल के अंदर नहीं होता इसलिए ये अनइफेक्टेड होता है हेमोलिसिस की वजह से, इस पर कोई असर नहीं होता हेमोलिसिस का। इसकी जो रेफरेंस रेंज है वो 7 से लेकर 45 यूनिट पर लीटर है 37 सेंटीग्रेड पे, और ये आपके पास जो रेफरेंस रेंज है इसकी वो 7 से लेकर 45 यूनिट पर लीटर इसके आपके पास पाई जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी पार्ट 2। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत से चैप्टर है क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, इंशाल्लाह उनको भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।